गरीब को सस्ता, सुंदर, त्वरित हाँ, और स्वच्छ न्याय मिले, जी ये गवर्नमेंट की है। और न्याय का विकेंद्रीकरण हो, सही बात है तो न्याय का विकेंद्रीकरण कहाँ हो रहा है? भाई, अलग अलग जोधपुर वाले कहते हैं कि सेंट्रलाइज होनी चाहिए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट भी खराब नहीं हो गए। और जयपुर जो बेंच गई उसमें भी माराकाटी हुई, लोगों के सिर फूटे, तब जाके गई। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब ये तय किया गया था कि राजधानी तो रहेगी जयपुर, हाईकोर्ट जाएगा जोधपुर, जबकि राजधानी थी उदयपुर। उदयपुर के गजट में वो महाराणा प्रताप के जो उनके जो हैं वो लिखे उन्हें मामली, और उसमें यह था एक हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापित की जाएगी जी महेंद्र सभा में। वो आज तक बोली हुई, जबकि ये एकीकरण हुआ तब तय हुआ था। अच्छा, मतलब एकीकरण हुआ राजस्थान में, सरदार पटेल ने जब एकीकरण हाँ, करा तब ये बात हुई थी जी, उस बात को आज तक लागू नहीं की। उसका कारण हमारे यहाँ का राजनीतिक उत्साह नहीं है, राजनीतिक दबाव है, या मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलते नहीं है। जबकि विपक्ष में होता है ना जो दल, वो तो बोलता है, सत्ता में आते ही चुप हो जाता है। ये भले कांग्रेस हो, ये और विडम्बना है, विडम्बना क्या, इससे ज्यादा विडम्बना हो ही नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग रहे, हाँ। मोहनलाल जी सुखाड़िया से लेके गुलाब चंद जी कटारिया, गिरजा जी व्यास, सीपी जी जोशी, सब कद्दावर नेता, कद्दावर नेता रहे। इवन तो कुछ नेताओं से हम वैसे मिलने से कहे कि आप आए हो, हम मिलने के लिए तैयार हैं, कोई हाईकोर्ट बेंच के बारे में बात नहीं करो। मैं रमेश जी नंदवाड़ा, शांतिलाल जी चपलो, शांतिलाल पामेचा, शंभू सिंह जी राठौड़ और 4-5 जने हम वहाँ सीएम ऑफिस में मिलने गए गेहलोत साहब से। रघुवीर जी बिना ने कहा मिल लो हाईकोर्ट बेंच के लिए। तो सीएमओ ऑफिस में जब हमारी 101 दिन की हड़ताल चली थी तब की बात है, 101 दिन की जब हड़ताल। शांतिलाल जी ने अनशन तोड़ा था, नहीं, ये उसके पहले की बात है जी, वो तो उन्होंने तो धोखा दिया। उस समय हम गए थे वहाँ पे, तो गहलोत साहब मिले, रघुवीर जी बिना बैठे, तो उन्होंने वो कड़वी बात कही। उन्होंने कहा आपका आंदोलन बहुत अच्छा है, आपने बहुत मेहनत करी है, परंतु मेरा दुर्भाग्य मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब एडवोकेट था तब हाईकोर्ट बेंच आपके यहाँ नहीं आवे, इसके लिए मैं धरने पे बैठा था। उसके वर्ड है। अच्छा। और वहीं मैंने बाइकाट करके सीएमओ ऑफिस में उनके खिलाफ नारे लगाए। क्या अगर शांतिलाल जी चपलोत उस दिन अनशन से नहीं उठते तो हाईकोर्ट बेंच आ चुकी होती? 101%, 1000% सही है। अगर उस दिन ये चित्तौड़ का जो भूतपूर्व एमएलए था, निम्बाड़ा के, हाँ निम्बाड़ा, क्या नाम उनका, श्री चंद जी कपलानी, श्री चंद कपलानी, और विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल साहब अगर आके उनको कहानी खुसुर फुसुर नहीं करते तो हड़ताल नहीं टूटती हाईकोर्ट में। और अभी अभी सुनने में आया है कि चुनाव नहीं कराए जाए, उसके पीछे जो आप बात कह रहे हो मोह चिपकना, ये वाली बात आ जाए जो गलत है, बिल्कुल ही महत्वहीन है और लोलुपता है, लालच है और विधि के विरुद्ध है। हमारे मेवाड़ में इंडिया के इतिहास में सबसे पहले कानून का अच्छा एक संचालन किया तो महाराणा भूपाल सिंह। और सबसे बड़ी खूबी है कि कालूलाल जी श्रीमाली प्रथम कानून मंत्री भी रहे थे जी। और उस समय जो न्याय व्यवस्था थी जी, आज की न्याय व्यवस्था से कई गुना बेहतर। कबड्डी खेलता था, कबड्डी में हम नादौरा में एक टूर्नामेंट में लगी भी गई थी, मैं उस टूर्नामेंट बैठा था जी, बेवड़ा साहब मेरा ऑपरेशन भी किया था, जी, प्राइवेट पार्ट में लग गई थी। उसमें 1977 की बात है। जी, उस समय इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी जी, और नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा था और मेरे लग गई थी। जी। तो मेरी शादी 17 फरवरी 1976 को हुई हाँ, और 77 में मेरे लग गई। जी, तो मैं इतना भयभीत और परेशान हो गया जी, कि जिंदगी में कभी नहीं रहा। जी, कहीं क्या पता उस समय वो नसबंदी का चल रहा था, हाँ, कहीं नसबंदी नहीं करते, जी, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाग्य मेरा अच्छा था। हाँ, कुबेर उस समय कुबेर कांजी फानेरी यहाँ के वो म्युनिसिपल थे, अच्छा, नेता थे, उनका जो विभाग उनके पास था। तो उन्होंने जाते ही अच्छा स्वागत किया, उन्होंने नाश्ता पानी भी कराया। फिर उन्होंने कहा तुम इतनी दूर से केवल यह नाकेदार बनने आए हो, कुछ ऐसे शब्द गए जो मैं कहना उचित नहीं समझता, वो विधि विरुद्ध जाते हैं। तो हम वापस
वहाँ से 15 दिन तो वहाँ रुके। एक मित्र था भगवती लाल पारिक, उसके कमरे पे रुके। वहाँ पहली बार मैंने जयपुर में एक टीवी देखा। अच्छा। उस टीवी में देखने के लिए वो थानेदार जी थे कोई, तो शाम को वो टीवी चलता था, हम भी जाके बैठ जाते। 15 दिन रहे। 15 दिन के बाद भगवती लाल के भी आटा खत्म हो गया। आटा खत्म हो गया तो भगवती लाल ने कहा अब आप जाओ, ये नौकरियां तो लगनी नहीं। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम द अलबेला शो, जिसमें आज की शख्सियत जो है उनके लिए मिर्जा गालिब का एक शेर आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगा कि हुनर की राह में मुश्किलें लाख हो गालिब, हुनर की राह में मुश्किलें लाख हो गालिब, जो फितरतन अव्वल हो उसे मंजिलें झुककर सलाम करती है। तो हम भी मेवाड़ की एक ऐसी शख्सियत को हम भी झुककर सलाम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राव रतन सिंह जी। धन्यवाद। ये नाम ही अपने आप में पर्याय है न्याय का। जय माता की। जी सर, अगर वाकई में आपको एक दर्जा देना हो तो यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान के राम जेठमलानी जी के साथ आज हम बैठे हैं। सर, कैसा ये सफ़र रहा अब तक? बचपन की कोई एक ऐसी याद, कैसे वकालत करने का ये जज्बा आपको लगा, क्या सफ़र था सर ये? मैं अलबेला शो का, इस आपके संस्थान की का आभार व्यक्त करता हूँ। जी एकलिंगनाथ के चरणों में नमन करता हूँ। जी माँ सरस्वती का पुत्र हूँ, इसलिए माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। जी आप द्वारा मुझे बुलाया जी और आपने मुझे इस काबिल समझा जी कि मैं आपके इस एपिसोड में या वक्तव्य में शामिल हूँ, जी तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी जहाँ तक सवाल है मेरी जिंदगी का, जी मैं जब मेरे पिताजी रेलवे में थे जी तब मावली में पोस्टेड थे, वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी उसके बाद मेरे पिताजी रेलवे से अपने राजस्थान पुलिस में इधर आ गए, तो फिर हम कोठारिया, मेरे पैतृक गांव आए। जी कोठारिया से मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। जी 8वीं तक कोठारिया में पढ़े। जी 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गोवर्धन विद्यालय फौज में राज के वहाँ पढ़े, जी एवं ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा सेठ मुद्रादास विज्ञान कॉलेज से किया। जी प्रारंभ में ही मैं गांव में रहता था, जी काम करने में अव्वल था। मेरे माता जी मुझे खेत पे जाना, घास काट के लाना, जी गायों को पहाड़ में घेरना, जी वहाँ से वापस आते वक्त पहाड़ से कोई लकड़ी काट के लाना, घर पे लाना, जी ये काम चलता है। गायों को गोबर उठाना, ये सब काम किए। और गर्मी में बबूल काटते थे तो उनकी लकड़ी काट के भी लाते थे। तो सभी काम जो गांव में करते थे वो करते थे। और नाथद्वारा कॉलेज में जब एडमिशन लिया, मैंने बायोलॉजी में लिया था। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़े थे। मेरे साथ डॉक्टर कुमार, जो यहाँ के ऑर्थोपेडिक हैं, वो जी बीएल कुमार साहब जी, वो भी थे, जमर साहब थे। हम नाथद्वारा कॉलेज में और फर्स्ट ईयर में कोइंसिडेंट में बीमार हो गया, डबल टाइफाइड हुआ, फिर वो परीक्षा नहीं दी, तो फिर मैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। जी कॉमर्स में एडमिशन लेने के बाद 1976 में मैंने बीकॉम करी। जी बीकॉम करने के बाद के मध्य में कई अच्छा खिलाड़ी था। मैं 3 साल लगातार सेठ मुद्रादास विज्ञान कॉलेज का चैंपियनशिप रहा एथलीट में। अच्छा, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। जी स्कूल में स्टेट लेवल पर सिरोही भी गया था। अच्छा, सिरोही पे जाने के बाद वहाँ पे मेरे भाग लेते वक्त बीच में 2 राउंड तक मैं आ गया था। ये राउंड में मेरे स्ट्रेस आ गया, एक नस खिंच गई और मुझे अचानक बैठना पड़ा। जी उस दिन मैं आ गया था सबसे 1.5 महीना, बहुत रोया भी सही, पर वो होने को यही मंजूर था। जी उसके बाद अच्छा खिलाड़ी, मैं फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था,
केवल लॉन टेनिस के अलावा सभी गेम खेला। जी कबड्डी खेलता था। कबड्डी में हम नादौरा में एक टूर्नामेंट में लगी भी गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। जी बेवड़ा साहब मेरा ऑपरेशन भी किया था, जी प्राइवेट पार्ट पे लग गई थी। उसमें 1977 की बात है। जी उस समय इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी जी और नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा था, मेरे लग गई थी। जी तो मेरी शादी 17 फरवरी 1976 को हुई हाँ और 77 में मेरे लग गई। जी तो मैं इतना भयभीत और परेशान हो गया जी कि जिंदगी में कभी नहीं रहा। जी कहीं क्या पता उस समय वो नसबंदी का चल रहा था, हाँ कहीं नसबंदी नहीं करते, जी परंतु वो दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाग्य मेरा अच्छा था हाँ और माता रानी चामुंडा माता कुठारिया की कृपा थी कि इसलिए मेरे फादर का नाम भवानी सिंह जी है। जी भवानी सिंह जी मेरे फादर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। वो सन 47 में भर्ती हुए थे पुलिस में जी और वकील साहब जमुना लाल जी सनाटी की कृपा से उन्होंने शादी भी उन्होंने कराई थी। उनके माता जी उनके जो पत्नी थी उनके जेवर रख के बताया था कि ये जेवर है इनके, यूं करके शादी कराई थी। अच्छा। और मेरे फादर जब 6 नहीं, साल आपके लिए हमने एक सुना कि किस्सा कि आपके जो पिताजी जब 6 वर्ष के थे हाँ तब पूरे परिवार मेरे पिताजी जब 6 वर्ष के थे तब सब पहले मेरे दादाजी और अंकल आंटी दादी जी बुआ सब की एक एक करके डेथ हो गई और मेरे फादर ने मेरे दादी जी को उनकी सेवा भी की, फिर भी अल्टीमेटली वो भी उनको चौके चले गए। तो मेरे दादी जी जब जिंदे थे तो मेरे फादर को चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ लेके गए कि सब चले गए, ये चुरा है बच्चा आएगा। तो फिर माता जी ने कहा इनका नाम भवानी सिंह रख दे, कहीं नहीं होगा, और उन्होंने रख गए। जी मेरी माता जी जब शादी करके आई थी, मेरा पुराना घर है कोठारिया में, जी तो वो पहले मिट्टी के वो कोठे बने होते थे। हाँ उसमें मेरी माता जी बताती कि एक वो मिट्टी का छोटा पारोटी टाइप होता है ना, उसमें एक धान भरा हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ओके धीरे धीरे मेरा फादर पुलिस से मैं भर्ती हुए, धीरे 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 हेड कांस्टेबल बने, एएसआई बने और फिर थानेदार बने। थानेदार बनने के बाद वो ज़्यादातर भीलवाड़ा, पंडेर, जहाजपुर, दादाजी करेड़ा उधर रहे जी और उन्होंने रिटायरमेंट 81 में रिटायर हो गए जी और 81 में मैंने भी लॉ पास कर ली थी। जी। अच्छा, लॉ का सिलसिला भी बड़ा जोरदार रहा आपका। LLB प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया, आए तो मैं M.Com करने। हाँ M.Com करते वक्त मेरे मित्र वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा अरे वहाँ क्या करते हो, इधर आ जाओ। तो हम चले गए जी लॉ में। तो लॉ अब फर्स्ट फीस का झगड़ा ये पड़ा कि पिताजी एक फीस दे दी, अब दूसरी फीस देंगे नहीं। अच्छा तो फिर वीरेंद्र सिंह जी चौहान ने हमने मिलकर कोई रद्दी अद्दी बेच के इनको पैसे इकट्ठे करके एडमिशन लिया। मतलब लॉ में एडमिशन रद्दी बेच के लिए। हाँ, कारण ये हाँ, कि पिताजी ने तो पिताजी एक बार फीस दे दी, M.Com अब उनसे ले नहीं सकते और वो सिद्धांतों के बड़े पक्के हैं। तो इस तरह से में एडमिशन लिया। LLB पोस्ट में 3 इयर्स की थी और उदयपुर में एक ही लॉ कॉलेज था जी और 120 की सीट थी जी 120 सीट में कंपटीशन थी, एडमिशन मिलता था। जी जी उस समय होता यह था लॉ में एडमिशन बहुत कम लोग लेते थे। किस्मत मान लो या व्यवस्था मान लो, उस लोग में तो पहले हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, मतलब ईयरली एग्जाम वाला था। ठीक है। तो सेकंड ईयर हमने उन्होंने टर्म सिस्टम कराया। वो जैसे टर्म सिस्टम 6 का होता है ना 5 ईयर प्लान में, हाँ वैसे टर्म से उस वैसे। तो उसमें यह हुआ कि वापस वो समझ में नहीं आया तो हमने हड़ताल कर करा के वापस टर्म सिस्टम से ट्रेडिशनल करा लिया जी इसमें हमारा 1 साल खराब हो गया। जी तो मेरे साथ में मेरे एम्स की पार्टी जिलोला के रहने वाले आमिर के पास, वो अच्छे, उन्होंने ही मुझे सबसे पहले जब लोग करते थे तो उस समय जेब खर्चे की बड़ी दिक्कत थी। पिताजी माताजी 10 रुपए देते थे हफ्ते के। अच्छा उसमें कोठारिया से आना जाना भी है और नाश्ता पानी भी करना, सब करना। जी तो भाटी साहब ने क्या है कि वो साबलेशन कंपनी जहाँ रोक फास्फेट की कारखाने है, वहाँ से रोक फास्फेट फैक्ट्री में पिसता था। झाला साहब की एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे कई डॉक्टर फास्फेट हुए होते थे। तो 330 रुपये में सबसे पहली नौकरी की जी। वो साल भर चली जी उसके बाद वहाँ से हो गए, निकाल दिए गए, मतलब काम पूरा हो गया। तो हमने TRA ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में चेकर के रूप में 280 रुपये में नौकरी की। ओके। तो वहाँ पे वो कैलकुलेशन करते थे, गाय इतनी भैंसे इतनी बग
यूं कर करके वो तो कर दे देते, तो उससे हमारा वो पॉकेट खर्चा चल जाता था जी। लास्टली। फिर TRA का काम भी पूरा हो गया, तो 1981 में जब लो पूरी होने वाली थी तो हमने जनगणना में नौकरी की। अच्छा जनगणना में नौकरी करने के 330 रुपये मिलते थे, जी। तो वो भी पूरी हो गई, इधर लो भी पूरी हो गई। अब हमने प्रयास ये कि एक नौकरी कर ले, जी। तो हम ये नाकेदार जो होते हैं नगर निगम में इनमें, उनकी वो वैकेंसी निकली थी, और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कहा था जो रिट्रेंच हुए हैं जनगणना से उनको प्रायोरिटी देके भर्ती करेंगे। ठीक है। तो हम ट्रेन के ऊपर बैठ के 30-40 जने जयपुर गए। कुबेर, उस समय कुबेर कांजी फानेरी यहाँ के वो म्युनिसिपल थे, अच्छा नेता थे, उनका जो विभाग उनके पास था। तो उन्होंने जाते ही अच्छा स्वागत किया, उन्होंने नाश्ता पानी भी कराया। फिर उन्होंने कहा तुम इतनी दूर से केवल ये नाकेदार बनने आए हो, कुछ ऐसे शब्द गए जो मैं कहना उचित नहीं समझता, वो विधि विरुद्ध जाते हैं। तो हम वापस वहां से 15 दिन तो वहाँ रुके। एक मित्र था भगवती लाल पारिक, उसके कमरे पे रुके। वहाँ पहली बार मैंने जयपुर में एक टीवी देखा। अच्छा। उस टीवी में देखने के लिए वो थानेदार जी थे कोई, तो शाम को वो टीवी चलता था, हम भी जाके बैठ जाते। 15 दिन रहे, 15 दिन के बाद भगवती लाल के भी आटा खत्म हो गया। आटा खत्म हो गया तो भगवती लाल ने कहा अब आप जाओ, ये नौकरियां तो लगनी नहीं। तो हम फिर वापस उदयपुर आ गए। उदयपुर आने के बाद मानस बना लिया मुझे तो वकालत करनी। ठीक। मेरे मित्र भोम सिंह जी, मेरे मित्र के वीरेंद्र सिंह चौहान के फादर इन लॉ बाहर से आए थे, वो डेयरी विभाग में काम करते थे, वो नौकरी करने गए, तो वो भी साल भर बाद वापस आ गए। तो 81 में होने के बाद एक साल ऐसे ही लेबर लॉ में इसमें निकाल दिया। तो 3 जुलाई 1982 को मेरी सनद आई और मैंने वकालत चालू प्रारंभ की। तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि कोई भी जूनियर रखने को तैयार नहीं। अच्छा। न कोई जान पहचान वकीलों में। मेरे फादर के मित्र भवरलाल जी डांगी जो सिविल के अच्छे एडवोकेट थे, उन्होंने कहा वकालत करनी है तो करो ना, किसकी जरूरत है इसमें। फिर भी मैं सबसे पहले अमर सिंह जी सोलंकी के पास गया कि मुझे जूनियर रख लो। शाम को पहुंचा, मेरे उनका लड़का मेरा मित्र था भूपेंद्र सिंह सोलंकी जो दुनिया में नहीं है, वो भी एडवोकेट था। तो दिन शाम को 7 बजे से लगा 11 बजे तक बैठा मैं। तो उन्होंने बोला, आज में पूछा मुझे कि कैसे आए, तो उस मुझे शौक लगा कि मेरे इसके लड़के ने इनको कहा ही नहीं कि जूनियर के लिए आए। मैंने कहा वो जूनियर के लिए आए, कोई जूनियर की जरूरत है तो कोर्ट आ जाना काम करना। अब स्थिति ऐसी आई, उस समय 2-4 दिन ऐसे दुविधा में निकले, वकालत करेंगे तो कैसे करेंगे, रखेगा कोई नहीं, जानते कुछ नहीं, किताबें नहीं, लाइब्रेरी नहीं, जेब खर्चा नहीं। और भाग्य ने माता रानी की कृपा से, एकलिंग आदि कृपा से हम वो भगवती प्रसाद जी नोटरी थे उनके पास बैठते थे और वो छापे वापे लगाते थे, जिससे वो चाय नाश्ता करा देते। और सबसे पहला मुकदमा उन्होंने मुझे दिया कि एडीएम सिटी में 151 की जमानत कराने गए। वहाँ गए, वहाँ पे जमानत कराई, 50 रुपये उसने मेरे को दिए जी। चलो उस समय पहली कमाई मेरी, पहली कमाई 50 रुपये की थी जी। पर इससे भी भयंकर बात जब आई कि हीरालाल कोठारी करके आड़ गया, जो मेरे पास स्कूटर छुड़ाने आए जी, वही भगवती प्रसाद जी पटने का, तू जाके छुड़ा दे, क्यों मेरे को कोई जानता नहीं था, मैं तो नया वकील था। तो स्कूटर छुड़ाया, तरकार लगा के जैसे ठीक है छुड़ाया, तो उन्होंने मुझे निकाल के दिया 2 रुपये। 2 रुपये मैंने बाद में कोटा था, मेरे को 2 रुपये थोड़ी यार कम पड़ता है। वो क्या 2 रुपये तो आपको दे रहा हूँ मैं, बाकी मैं तो 98 में छुड़ा ले जाता हूँ। और वो आयड के एक क्लास पैसे वाले जी, जिनके लड़के बलवंत सिंह कोठारी वगैरह जिनकी दुकानें हैं आज के टाइम में, तो ये संघर्ष का पीरियड था। उस समय 82 में 83 में मैं मेरे मित्र आपस में बिल बुला के धीरे धीरे काम चालू किया और फाइनेंस सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। मतलब 82 में सनत आई, हाँ, और 83 84 में चुनाव लड़ लिया फाइनेंस सेक्रेटरी का। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी जीत गए। अच्छा, अब फाइनेंस में समझता कौन क्या रखे, रसीदें काटनी है, काटे थे। 83 84 में वापस फाइनेंस सेक्रेटरी बना। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे वकालत चलती रही, दान पान होती रही।
फिर पुलिस में भी फादर का भी सहारा मिलता था मुझे। फादर को जानते थे पुलिस वाले, तो वो भी छोटे मोटे चालान वगैरह देते थे जी। 85 में मैं पुस्तकालय सचिव बना। अच्छा। ये भी बना, ये और खुशी राजनीति में नहीं रहा, केवल कोर्ट में अधिवक्ताओं की जो है हमारे संस्था, उसी में जीता। 86 में 87 में मैं सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। विजय सिंह जी सिसोदिया थे, वो अच्छे बीजेपी के थे। नहीं तो मैं बीजेपी करने, कांग्रेस करने, कॉमरेड, मेरे तो कोई लेवल थे ही नहीं, आज भी नहीं है, रहेगा। तो एक वोट से उनसे मैं जीता, एक वोट से जीता जी। और उनका अच्छा वर्चस्व था, राजपूत उनके थे, सब कहते हैं। अब मेरी वकालत धीरे धीरे चलने लगी। 8-10 चालान डेली मेरे पास आते, नए मतलब चालान, नए केस, चालान आना मतलब नए केस आते थे, उनकी जमानतें करना, जिसमें मेरे भतीजे पार्टी साथी और भी मेरे साथ धीरे धीरे वकील जुड़ते गए। टाइपिस्ट मेरे बूढ़ा शंकर बेनारिया था, वो भी बैठता था, फटाफट टाइप कर देता, चालान बना देता, फरमते भर देता। ये मतलब ये सफर में सबका सहयोग रहा सबका जी। आप मिल के चलो, कोई तो मना नहीं करता है। धीरे धीरे 90 तक अच्छा चला। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा मैं 90 में। ये तब की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ। हाँ, 90 की बात कर रहा हूँ। 90 में मैं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा प्रताप सिंह जी भंडारी जी, जो बीजेपी के थे, पीपी थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जी, और सिविल का अच्छे एडवोकेट थे, जैन समुदाय था। तो उसमें भी मैं, आप आश्चर्य करोगे, एक वोट से ही जीता। अच्छा। और लास्ट वोट भी वो डालने आई थी लेडी जो आधुनिक में रतन नागौरी जी, जो मेरे चैम्बर के पास में है जी, जो चैम्बर अभी दूसरे ने खरीद लिया है जी, उससे मैं जीता जी। यहाँ तक हो गया, मैंने कहा अब मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। और मेरे मित्र भीम सिंह जी पार्टी ने कहा नहीं, अपने वकालत भी कर रहे हैं, तो ये कल लड़ेंगे। तो 92 तक तो नहीं लड़ना, 92 में मेरे को आखिर उनका नहीं चुनाव लड़ना जी। चुनाव लड़ना है, मैं अपने को जानता नहीं, वैसे अपने पास है नहीं। और चुनाव में अब अधिवक्ताओं की मांगे सब प्रकार की होती है, मदिरा पान भी होता है, पार्टी भी होती है, खाने भी होते हैं, सब प्रकार की पार्टियां देनी पड़ती है। परंतु ईश्वर की कृपा से हमने जैसे जैसे मेरे सामने हर्षजी मेहता थे जी, हर्षजी मेहता जो जसवंत लाल जी मेहता के सन, और शायद राजस्थान बार काउंसिल के सबसे पहले मेंबर यहाँ से फतेह सिंह जी मेहता रहे, और उनके बाद जी हर्ष जी मेहता रहे जी। ये भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहे। और उसके बाद ये मैं लड़ा 2009 में सबसे पहले जी। उस समय इन्होंने, मैंने फॉर्म भरा, इन्होंने मना कर दिया, नहीं लड़ाई जी। तो 1992 में मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं 2007 में वापस सेकंड टाइम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। पहले 1992 में आपने हर्षजी मेहता को कितने वोटों से हराया? 6 वोट से। मतलब जीवन में ये दही का आंकड़ा पाया, मतलब सिंगल आंकड़े में चले आप। हाँ, यहाँ तक। अब जो आपको चेंज आता है, अब जो टाइम निकलता है, पब्लिक भी जानती है, एडवोकेट भी जानते हैं, सबसे आप हिल मिल के रहो, कहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं। अच्छे मुकदमे भी आने लगे, मर्डर केस भी आने लगे। एक मैंने मर्डर केस गोयल साहब यहाँ के सीनियरेस्ट और राजस्थान के माने वकील साहब के फाइट किया। रमेश जी व्यास साहब थे, अच्छे एडवोकेट, क्रिमिनल के, राजस्थान के माने हुए। और भंवरलाल जी व्यास साहब जो सिविल एज वेल एज रेवेन्यू के इंसाइक्लोपीडिया थे। उन सब के आशीर्वाद से मैं 2007 में, मुझे कुछ मित्रों ने, जैसे अरुण जी व्यास है, प्रकाश जी पानेरी है, रोशन जी जैन साहब हैं, उनका आपको चुनाव लड़ना है। ये राजस्थान बार काउंसिल नहीं, बार उदयपुर के प्रेसिडेंट। अच्छा। मैंने कहा, मैंने 1992 में रह गया, मेरे को नहीं लड़ना। तो नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। और मेरे सामने उस समय भी कैंडिडेट भारी, हीरा लाल जी कटारिया जी। अब मैंने कहा, मैं तो हारा, वही जीतना नहीं इनसे, इनके तो पास पैसे ही बहुत, और जैन भी है, बीजेपी भी है, तो मेरे को हारे वही। मेरे को आप कह दिया, लड़ लिए। पर मैं जाकर के बाबू बाजार, मेरा ऑफिस 225 बाबू बाजार, वहां जाके चेहरे पे जाके बैठ गया। मैं अब तो हारे हुई है। पर जो रिजल्ट आया अप्रत्याशित था, 256 वोट से उस समय में जीता। अच्छा। सेकंड टाइम
उसके बाद बार स्टेशन में कोई चुनाव नहीं लड़ा। जी उस समय फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़ा तो बार स्टेशन की अधिवक्ताओं की संख्या होगी 260 या 370 तक। जी और वापस में 2007 में लड़ा तो लगभग 1000 के होंगे। जी उस समय 256 वोट जीता। चलिए अब कुछ एक ऐसे सवाल आपसे पूछने हैं कि हमने सुना है कि आपके घर में सबसे ज्यादा वकील अब आपके घर में है, पुत्र भी वकील है, पुत्री भी वकील है, साथ में भतीजे, बहुत सारे आपके परिवार के सदस्य वकील। तो जब कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है तब भी क्या इसी तरह की चर्चाएं होती है? और पापा उस केस में वो करना था, वो आपने करा क्या? या कभी बिटिया भी पूछती होगी? बिटिया लॉ करने के बाद अभी LLM कर रही है जी फिर विद्यापीठ से। जी अभी वो मैरिड होके बॉम्बे है, जी न्यू बॉम्बे खारघर में जी कंवर साहब फार्मा में है। अच्छा पर वो कोर्ट में बहुत कम आती है जी और वो कोर्ट में आने से कतराती है जी कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। जी ये उसके वर्ड्स है। क्यों? एडवोकेट कोर्ट में तो किस सब प्रकार के प्राणी आते हैं। हाँ तो ADJ 1 में बैठी हुई थी, वो मेरे साथ आई थी और जज साहब ने पूछ लिया कैसे आए, तो बाहर घर जाके पूछने लगी आप ऐसा कैसे पूछ लिया उसने। मैं तो एडवोकेट थी, तो बैठी हुई तो आपको पूछ लिया कैसे बैठे हुए। जी उन्हें ये गलत ले लिया तो उसके बाद वो कोर्ट आई नहीं। जी कोर्ट सब देखती है, मुकदमे भी देखती है, हमारे आपस में बैठ के वार्ता भी होती है। जी जहाँ तक सवाल है वकालत का, मैं ऑफिस छोड़ने के बाद घर पे कोई बात नहीं करता। अच्छा घर पे जाता है तो बिल्कुल दूसरी बात है, घर की बातें होगी। जी ये वकालत ऑफिस तक ही सीमित है। ऑफिस की बात ऑफिस तक सीमित। हालांकि मैं ऑफिस बाबू बाजार में भी है, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में बेटा बैठता है और कोर्ट में चैम्बर नंबर 37 है। आज तक 500-600 अधिवक्ता मेरे साथ रह के अच्छे एडवोकेट बन गए, जिनमें शंकर लाल जी मिनारिया है, भवन सिंह जी देवड़ा है, बंजन सिंह जी रणावत है, संजय गुप्ता है और मेरे मित्र सतीश भटनागर है, उसकी पुत्री अभी SCJM है और वो भी रेल वगैरह लगी हुई है। जी तो सभी प्रकार के अधिवक्ता रहे हैं, सभी प्रकार का बच्चा, जिसका कोई नहीं रहता मेरे को मेरे यहाँ वेलकम, पर काम करो वहाँ पे। नहीं, ये आपके पास आपकी खासियत भी है कि आपके साथ जो हुआ आपने उसे कभी दोहराने नहीं दिया। नहीं। आपको शायद पहली बार जब आप कोर्ट में गए तब आपको किसी ने जूनियर भी नहीं रखा, पर आपके पास सबसे ज्यादा जूनियर होने का खिताब उदयपुर शहर में। उसका कारण सही, पहले 100-150 थे, अब धीरे धीरे 500 के सभी रहते, सबको काम मिले, सीखने को मिले। जी वो मैंने जो त्रासदी झेली जी इनिशियल स्टेज पे, अधिवक्ता को जो प्रॉब्लम आती है, जी लाइब्रेरी, जेब खर्च, खाना, किराया, आना जाना, ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल। जी वो मेरा आने वाले अधिवक्ता को नहीं मिले। जी इसके लिए जब मैं 2009 में बार काउंसिल का चुनाव लड़ा, जी पहली बार मेंबर बना, जी तो वहां पर मैंने ये बात जनरल हाउस में उठाई कि एडवोकेट को इनिशियल स्टेज पे जी भत्ता दिया जाए, जी हाँ सही बात। जिससे 5,000 रुपये बने, 4,000 होता 5,000, जिससे वो अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी कर सके। जी अगर वो मैरिड है तो घर जाते ही बीवी मुझसे सब्जी लाए क्या, हाँ सही बात है। कोई मांग करेगी, तो ऐसी स्थिति में ये मांग पूरी करी। 2009 में मैं रहा, उसके बाद दूसरी बार चुनाव भी 18 हुए, तब तक लगातार हम नहीं मिल पाता। उस समय में कई कमेटियों में रहा, कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी। एक चंडीगढ़ में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें देश विदेश के आए थे, वहां पे भी अटेंड करी। हर जगह आपको सीखने को मिलता है। ईच एंड एवरी एडवोकेट मैन, इवन तो छोटे बच्चे से आप सीखोगे जी कि आप वो क्या चाह रहा है, डिमांड उसकी क्या है, लीगल है इलीगल है, जी वो आपको देखने को मिलेगी। अच्छा राव साहब, एक चीज और जाननी थी, शायद आपने जो बताया 82 में आपकी सनत आई थी। हाँ, 3 जुलाई 1982। तो लगभग 44 साल के करीब आपको कार्य करते करते 45 साल हो गए। अब तक का जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस किसी चीज का है तो वो ये है कि हाई कोर्ट बेंच से ना ला पाना उदयपुर में। 1982 में मैं आया, तब सबसे पहले मांग उठी थी। अच्छा, रामचंद्र जी पालीवाल थे जी प्रेसिडेंट, उन्होंने मांग उठाई थी, वो नादवारा के थे। अच्छा, मैं आया ही था
रामचंद्र जी पालीवाल जो सीपी जोशी के सामने चुनाव लड़े थे वो? वही अच्छा रामचंद्र जी पालीवाल एडवोकेट थे जी। और वो उनकी डेथ भी यहीं हुई। वो एक अच्छे एडवोकेट होते हुए और उन्होंने ये मांग सबसे पहले उठाई थी, तब से ये मांग चल रही है और आज भी चल रही है। पर बड़ा खेद है कि यहाँ के जो राजनेता, यहाँ के प्रतिभावान व्यक्ति जो वास्तव में ऐसी स्थिति में थे कि हाईकोर्ट बेंच आ जाती और नहीं लाए, ये हमारा दुर्भाग्य है, यहाँ की पब्लिक का दुर्भाग्य है जी। गरीब को सस्ता, सुंदर, त्वरित और हाँ, स्वच्छ न्याय मिले जी। ये गवर्नमेंट की है। और न्याय का विकेंद्रीकरण हो, सही बात है। तो न्याय का विकेंद्रीकरण कहाँ हो रहा है? भाई अलग अलग जोधपुर वाले कहते हैं कि सेंट्रलाइज होनी चाहिए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट भी खराब नहीं हुए। और जयपुर जो बेंच गई उसमें भी माराकाटी हुई, लोगों के सिर फूटे, तब जाके गई। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब ये तय किया गया था कि राजधानी तो रहेगी जयपुर, हाईकोर्ट जाएगा जोधपुर, जबकि राजधानी थी उदयपुर। उदयपुर के गजट में वो महाराणा प्रताप के जो उनके जो हैं वो लिखे हुए नियमावली, और उसमें यह था एक हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापित की जाएगी जी महेंद्र सभा में। वो आज तक पूरी हुई, जबकि ये एकीकरण हुआ तब तय हुआ था। अच्छा मतलब एकीकरण हुआ राजस्थान में, सरदार पटेल ने जब एकीकरण हाँ करा तब ये बात हुई थी जी। उस बात को आज तक लागू नहीं की। उसका कारण हमारे यहाँ का राजनीतिक उत्साह नहीं है, राजनीतिक दबाव है, या मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलते नहीं है। जबकि विपक्ष में होता है ना जो दल, वो तो बोलता है, सत्ता आते ही चुप हो जाता है। ये भले कांग्रेस हो, ये और विडम्बना है। विडम्बना क्या, इससे ज्यादा विडम्बना हो ही नहीं सकती। और इतने बड़े बड़े लोग रहे, हाँ। मोहनलाल जी सुखाड़िया से लेके गुलाब चंद जी कटारिया, गिरजा जी व्यास, सीपी जी जोशी, सब कद्दावर नेता रहे। इवन द कुछ नेताओं से हम वैसे मिलने से कहे कि आप आए हो, हम मिलने के लिए तैयार हैं, भाई हाईकोर्ट बेंच के बारे में बात नहीं करोगे। मैं रमेश जी नंदवाड़ा, शांतिलाल जी चपलो, शांतिलाल पामेजा, शंभू सिंह जी राठौड़ और 4-5 जने हम वहाँ सीएम ऑफिस में मिलने गए गेहलोत साहब से। रघुवीर जी बिना ने कहा मिल लो हाईकोर्ट बेंच के लिए। तो सीएमओ ऑफिस में जब हमारी 101 दिन की हड़ताल चली थी तब की बात है, 101 दिन की हड़ताल, जब शांतिलाल जी ने अनशन तोड़ा था। नहीं, ये उसके पहले की बात है जी। वो तो उन्होंने तो धोखा दिया। उस समय हम गए थे वहां पे, तो गहलोत साहब मिले, रघुवीर जी बिना बैठे, तो उन्होंने वो कड़वी बात कही। उन्होंने कहा आपका आंदोलन बहुत अच्छा है, आपने बहुत मेहनत करी है, परंतु मेरा दुर्भाग्य, मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब एडवोकेट था तब हाईकोर्ट बेंच आपके यहाँ नहीं आवे, इसके लिए मैं धरने पे बैठा था। उसके वर्ड है। अच्छा। और वहीं मैंने बाइकाट करके सीएमओ ऑफिस में उनके खिलाफ नारे लगाए। अच्छा। सीएमओ ऑफिस से नीचे उतर रही, जिसमें शांतिलाल जी मेरे साथ थे जी। ये सब हमारे साथ थे, रमेश नंदवाड़ा थे और भमेचा साहब थे, शंभू सिंह राठौड़ थे, सब थे। मतलब हर जना अपना ईगो लेके घूम रहा था। हाँ। इस वजह से उदयपुर में हाईकोर्ट नहीं आई। कोई अपनी प्रबल इच्छा से, जनशक्ति तैयार है, कई संघ जुड़े, कई संस्थाएं जुड़ी, सबने मेहनत कर ली है, और ये हाईकोर्ट में अटक जाती है। क्या अगर शांतिलाल जी चपलोत उस दिन अनशन से नहीं उठते तो हाईकोर्ट बेंच आ चुकी होती? 101%, 1000% सही है। अगर उस दिन ये चित्तौड़ का जो भूतपूर्व एमएलए था, निम्बाड़ा क्या, हाँ निम्बाड़ा, क्या नाम उसका, सिंधी श्री चंद जी कपलानी, श्री चंद कपलानी, और विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल साहब अगर आके उनको कान में खुसुर फुसुर नहीं करते तो हड़ताल नहीं टूटती और हाईकोर्ट बेंच होती। क्या हाईकोर्ट बेंच की जगह महत्वाकांक्षा भारी हुई? महत्वाकांक्षा नहीं, इसमें महत्वाकांक्षा ही भारी हुई ना। महत्वाकांक्षा होगी, उनको प्रलोभन दिया गया उनको जी। मैं इनको आवरण अनशन बिठाने के लिए उनके घर गए, गाड़ी में बिठा के लाए और बिठा के लाके वहां बैठे थे, हम भी साथ बैठे थे। और उनकी पत्नी जी ने मुझे कलेक्टर रूम में ये कहा कि ये हत्यारा है, इसने मेरे पति को यहाँ बिठाया। अच्छा। ये वर्ड सुना मैंने। अच्छा। उसमें गुस्सा भी आया जी, परंतु रोका। ये कोई निजी का मामला थोड़ी ना था। मैंने नहीं बिठाया भाई, भाई इच्छा से बैठे, कोई मकान लेने के लिए इच्छा से बैठे बिठाया वहाँ।
हाईकोर्ट बेंच तो हर व्यक्ति को न्याय मिले उसका हक था। वो बात गई, परंतु हाईकोर्ट बेंच के लिए हर 7 तारीख को केवल एक ड्रामा टाइप किया जाता है। ये औपचारिकता है बस। वो मन से करे तो है, रिट लगाए तो खारिज हो जाए तो फिर गए काम से जी। तो वो भी नहीं लगा पाते। तो इच्छा शक्ति मोटी बात नहीं है। तो फिर जो यहाँ पर जो बाहर के चुनाव होते हैं, जो लोग अध्यक्ष के लिए इतने दावेदार करते हैं, इतना खर्चा भी होता है बाहर का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना कम से कम 20-1 लाख रुपए का खर्चा। हाँ, उसके बावजूद अगर हमारा मोटिव क्लियर नहीं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो फिर ये ढोंग की क्या आवश्यकता है? इसमें एक तो ये है कि मैं अध्यक्ष हूँ अहम, और अध्यक्ष होने का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अन्य विभागों में उसका दबदबा रहता है। दबदबा रहता है। एक हर जगह कहीं ना कहीं सम्मान के लिए बुलाया जाता है। बाकी वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें कोई फायदा नहीं। परंतु अभी भी पिछले 10 वर्षों से इसमें कई अन्य लाभ लिए जाते हैं जो मैं आपको इसमें नहीं कहना चाहता। चलिए ठीक, क्योंकि ये हमारे वो आपके व्यवसाय से भी जाते हैं। ठीक, कहते हैं कि बाहर का जो एक बार चुनाव लड़ लेता है, ये कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि उसको मतलब उतारे, उसकी इच्छा नहीं होती उतरने की। ये मानव प्रवृत्ति है जी। और यहाँ पे जो एक अध्यक्ष बनता है, मैं 2 बार बना, मैंने कभी दूसरी बार लड़ने की इच्छा नहीं की। दूसरी बार तो आपको जबरदस्ती लड़ा है जी। पर आज के जमाने में ये है कि अध्यक्ष बनता है तो उसको जैसे मुकदमों में फायदा होगा, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो उसमें फायदा होगा, या ऐसा कोई बात होगी जिसमें, परंतु ये एक विडंबना है कि वो अपने पद से मोह करता है, मुंह को छोड़ना नहीं चाहता है। ये गलत बात है। अब जैसे आज चुनाव होने हैं अभी, पर वो तो ऑल ओवर इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तय कर रखा है कि दिसंबर के 2nd वीक के फ्राइडे को ऑल ओवर इंडिया में चुनाव जी। उसके साथ साथ अगर आपका भारत का अलग से कोई विधान बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, तो आप उस हिसाब से कराएं, पर चुनाव होने चाहिए जी। और अभी अभी सुनने में आया है कि चुनाव नहीं कराए जाने, उसके पीछे जो आप बात कह रहे हो मोह चिपकना, ये वाली बात आ जाती है जो गलत है, बिल्कुल ही महत्वहीन है जी, और लोलुपता है, लालच है जी, और विधि के विरुद्ध है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके समय में आपने बताया जब पहली बार आप चुनाव लड़े तब 300-350 वोटर थे। 360। तो शायद जब आपने सनद ली होगी तो 200-250 वोटर के 200-250 ही वकील होंगे। सनद ली 82 में, हाँ 200 ही होंगे। सबसे पहले नॉन LLB एडवोकेट होते थे। अच्छा, या नॉन LLB एडवोकेट होते थे। कैसे होते थे? वो लॉ में था ये, जो पढ़े होते थे उनको 2 साल की लॉ की जानकारी हो जाती तो उनको वकालत के लिए। अच्छा, पहले LLB भी कंपल्सरी? कोई जरूरी नहीं थी, ये बाद में जाके 3 साल की LLB चालू हुई। अच्छा। नॉन अक्षय सिंह जी देवपुरा, वो नॉन LLB एडवोकेट थे। अच्छा, सबसे सीनियर थे जी, और पाक बहन के आते थे जी। महाराजाओं के टाइम में उनमें जो न्याय, हमारे मेवाड़ में इंडिया के इतिहास में सबसे पहले कानून का अच्छा एक संचालन किया तो महाराणा भूपाल सिंह जी। और सबसे बड़ी खूबी है कि कालूलाल जी श्रीमाली प्रथम कानून मंत्री भी थे जी। और उस समय जो न्याय व्यवस्था थी जी, आज की न्याय व्यवस्था से कई गुना बेहतर थी जी। उनके न्याय में इतनी निष्पक्षता, स्वच्छता थी कि बिल्कुल न्याय करते थे जी। और इसी वजह से मेवाड़ को महत्व दिया गया, और इसी वजह से कहा था कि यहाँ पे मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी। अब मेरा एक सवाल था, मौजूदा समय में बहुत सारे नए नवाचार रोज एडवोकेट्स के लिए आते हैं। अभी हमने देखा कि कोई बार काउंसिल एग्जाम भी, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम भी है, जो उसको पास करेगा वही सनद का अधिकारी, मतलब उसी को वापस। पहले ये 3 साल की थी, उसके बाद हमने टर्म सिस्टम चालू करके ये सेमेस्टर सिस्टम हो गई। सेमेस्टर में 10 सेमेस्टर होते हैं इनके, जो 5 ईयर होती है। 5 ईयर में लॉ विथ ग्रेजुएशन हो जाता है। नहीं, आपने अभी तक गए नहीं मेरी बात पे। वकीलों के लिए एक नया एग्जाम चालू हुआ जी, वो तो हुआ, वही तो मैं वही आ रहा हूँ जी। पहले 3 साल की लॉ थी, तो 5 साल की लॉ हुई,
उसमें टर्म्स ये सेमेस्टर सिस्टम है, तो 1 साल इसमें ग्रेजुएशन के बाद करता है तो 6 साल लगते हैं। हाँ और 5 ईयर में ग्रेजुएशन विद लॉ, जी इसमें 1 साल की बचत होती है। बचत होती है जी। ये चलता रहा। उस समय जो जो अब मांग बढ़ती गई, एडवोकेट की संख्या ज्यादा हो गई, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एग्जाम कंडक्ट करना चालू किया कि जो वो एग्जाम पास करेगा 2 साल के अंदर अंदर, तो उसे उसी को स्थायी सनद या लाइसेंस दिया जाएगा। और एक सनद रिन्यू कराने का क्या प्रोसेस है? हर 5 साल पर ये जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर का रिन्यूअल कराता है, और वैसे ही ये रिन्यूअल कराना इसलिए आवश्यक हो गया कि कई एडवोकेट्स की मृत्यु हो जाती है तो भी रोल पे चलता रहता है। ओके। कोई एडवोकेट निकाल दिया जाता है तो भी रोल पे चलते रहता है। कई एडवोकेट धंधा कर रहे हैं और कोर्ट नहीं आते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, वो भी वोटर लिस्ट में आ जाते थे। ओके। तो ऐसी कुछ संभावनाओं को कम करने के लिए बार काउंसिल इंडिया ने ये एग्जाम कंडक्ट करना चालू किया। उसमें पहले तो ये था कितनी बार एग्जाम देंगे, पर क्लियर होना जरूरी है। इस एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट अपनी बुक्स लेकर एग्जाम दे सकता है। आपने भी एग्जाम? ये 2009 के बाद लागू हुआ। अच्छा। हमने तो 1981 में लॉ कर ली थी, 80 में जी। इसलिए जरूरी। अच्छा। 2009 में के पहले वालों को नहीं है, 2009 के बाद में जिसने लॉ की है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है, एक आंकड़ा हमारे पास आया कि अगर उदयपुर में ये दोनों सिस्टम लागू होते हैं तो आज की तारीख में जो 3300 4000 जो वोटर बताए जाते हैं वो घटकर सिर्फ 1000 ही रह जाएंगे। ऐसा है कि रिन्यूअल्स बराबर हो रहे हैं। अभी मैं को चेयरमैन बार काउंसिल राजस्थान हूँ जी। डेली मेरे पास 10-15 रिन्यूअल्स के फॉर्म आ रहे हैं जी। तो जो ही रिन्यूअल हो जाएंगे आंकड़े बढ़ेंगे जी। परंतु रिन्यूअल्स होने के लिए टाइम तो लगेगा ना जी। और ये अभी इलेक्शन होने वाले हैं, वो इसीलिए इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, रिन्यूअल कम हुए जी। 4000 कम से कम एडवोकेट रजिस्टर्ड है, जिसमें से अभी रिन्यूअल नहीं कराते 1500 तो हो गए वैलिड वोटर्स है। ये बढ़कर 2000 तक हो जाएंगे। परंतु जो 1500 और बचे, जो कुछ तो डेथ हो गई, कुछ रिन्यूअल नहीं कराई, कुछ कोर्ट नहीं आते हैं, तो उनके लिए है। और जो एडवोकेट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास नहीं किया वो भी इसमें वैलिड वोटर नहीं माना जाएगा, इसलिए ये संख्या कम हो जाएगी जी। अच्छा, मुझे एक बताइए सर कि आज तक का जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा आपका? आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि अधिवक्ता को अपनी जेब से कहीं पे भी कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपका अनुभव, आपका व्यवहार और आपकी मेहनत जी। जो व्यक्ति डेली वेल ड्रेस्ड विथ यूनिफॉर्म, मतलब ड्रेस का मतलब ये है, एंड तैयारी के साथ डेली कोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ लेके जाएगा, ज्ञान भी लेके जाएगा, पर लेके जाएगा जी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे खतरनाक केस मेरी लाइफ में आया, राजसमंद में टीकर गांव है। टीकर ब्राह्मणों का गांव है। वहां पर जो उनके लड़के थे बॉम्बे में दूध का व्यवसाय करते थे जी। आज से 3-4 साल पहले की बात है, 5 मर्डर एक साथ किए थे। अच्छा, 5 मर्डर। उसका कारण ये, वो बॉम्बे से आया दोनों भाई, और आकर पत्नी से पूछा कि भाई हम तो आए नहीं साल भर से, तो आपके ये प्रसव कैसे है? तो उसने कहा पूछ तेरे बाप को। अच्छा। तो वो चले गए वापस उन्होंने तैयारी करके आए, फ्लाइट से आए, उदयपुर से चाकू खरीदे। चाकू को खरीदने वाले वो व्यापारी के बयान है कि चाकू ऐसे दो जैसे नारे लड़ जाए। अच्छा। आके आमेड वहां पे एक लड़के को हायर किया, उसने रेकी करी। रेकी करने के बाद उसने कहा घर पे सब आ गए। जो भी घर पे आए 8 बजे गए, खचाखच सबको मार दिया। मारने के बाद वापस जा रहे थे, एयरपोर्ट से पकड़ लिए गए। तीसरा वो रेकी करने वाला था, तो वो रेकी करने वाला तो बरी हो गया। उन दोनों को वास्तव में फांसी का केस था, परंतु पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो किया इतना पुअर था कि जो हथियार मौके से ही बरामद कर रहे हैं, जो उनसे बरामद करना था
जी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसके कारण उनको आजीवन कारावास सजा हो। चलिए, अब एक ये प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ, अब एक रैपिड फायर राउंड है हाँ जिसमें आपको हाँ या ना में उसका जवाब देना है। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो रैपिड फायर राउंड का पहला क्वेश्चन है सर कि क्या जज साहब को पहले ही दिन मालूम होता है कि गुनहगार कौन है? वो सिर्फ वकील के मुंह से उनके दस्तावेज देखना चाहते हैं, हाँ या ना? नहीं, नहीं, पहले से मालूम नहीं होता, पहले से ही इस बारे में बिना फाइल किए। बिना फाइल के मतलब पहली बार जब वो केस को पहले उनके सामने जाता है हाँ, तो उनको मतलब एक बार एनालिसिस हो जाता है कि हाँ गुनहगार तो ये है, पर जब तक उसके खिलाफ प्रॉपर डाटा या कागज नहीं आया तब तक वो कैसे उसको साबित करे? इसीलिए मैंने ना कहा जी कि जब तक यहाँ क्या होता कोर्ट में, पेपर डिसीजन, जी पेपर से न्याय, जो कागज पे पुलिस बना के ले आएगी उसे पे उनको न्याय करना है। जी उसमें क्या कानूनी पेचीदगी हुई, क्या नहीं हुई, क्या गलती की, ये नहीं की, ये वकील का काम। क्या पुलिस का पुअर इन्वेस्टिगेशन एक वकील के लिए बेनिफिट होता है? बिल्कुल जी 100%। दूसरा कि जीवन में अगर किसी को अच्छा अधिवक्ता बनना है तो उनको किन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो 1 घंटा डेली शाम को कानून पढ़ना, फाइल देखना, व्यवस्थित रूप से आपकी पत्रावली क्या है, कल किस केस में फाइल है, उसकी पूरी तैयारी करना। जी दूसरा, न्यायालय में आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएंगे, अपनी फाइल लेके जाएंगे, उस फाइल में क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑफेंस है, किस विषय से संबंधित है, उसका लॉ, जी उसका लेटेस्ट लॉ क्या है, उसके बारे में आर्ग्यू करना है। आर्ग्यू करते वक्त भी आई ऑफ द जज, जी क्या वो आपको सुनने की स्थिति में है, इंटरेस्टेड है या नहीं। जी अगर वो सुनना ही नहीं चाह रहा है तो आपको आर्ग्यू नहीं करना। जी आप कहते हैं श्रीमान बिजी हैं जी तो मैं बाद में कर लूंगा, जी आप आर्ग्यू करते जाओगे, बेस करते जाओगे और वो सुन ही नहीं रहा, जी तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट का कोई यूज नहीं। तो ऐसी स्थिति में पहले तो आपकी फाइल तैयार करो, लॉ तैयार करो, और दूसरे दिन आप विथ यूनिफॉर्म विथ लॉ जाके न्यायालय में टाइमली जी आप उसको देखो, और जज की आई क्या कह रही है उसके हिसाब से लो, तो आप निश्चित रूप से बेनिफिट लोगे। अच्छा, एक वकील साथी को दूसरे वकील साथी से प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए या फिर तालमेल बिठाकर सब काम किया जाना चाहिए? प्रतिस्पर्धा की तो दुनिया है, परंतु वास्तव में तालमेल बना के अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से न्याय भी अच्छा होगा और वकीलों को आर्थिक लाभ भी अच्छा होगा। अब एक अंतिम और आखिरी, राव साहब आज जिस मुकाम पर हैं तो क्या उन्हें कोई भी केस मिलता है तो उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? जज साहब भी देखते हैं राव साहब आए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े वकील जब आते हैं तो हमने पिक्चरों में भी देखा, जोली एलएलबी में, और आज तो जेठमलानी साहब आए हैं, तो एक जज और वकील की बॉन्डिंग जो हो जाती है, क्योंकि 44 साल एक संस्था में एक जगह निकालना अपने आप बट ऑब्वियस सी बात है कि एक रिश्ता सा कायम तो होता है, उसका फायदा मिलता है राव साहब को? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, परंतु इसमें फायदे की जगह नुकसान ज्यादा है। अच्छा, उसका कारण ये जी कि अगर एक छोटे से केस के लिए बड़ा वकील जाता है, बड़ा वकील मतलब सीनियर, हाँ सीनियर, ना कोई भी वकील बड़ा छोटा नहीं होता, जी जी ऑल आर इक्वल, परंतु वो देखता है कि आया इसमें तो कुछ कोई भारी बात है जी, एक तो जज उसको माइन्यूटली देखेगा, हाँ और जो फायदा वास्तव में एक जूनियर को मिलता है वो सीनियर को नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ मतलब आपकी हर चीज बारीकी से देखी जाएगी। कई जगह बारीकी से देखेगा तो पुलिस ने गलती की है तो वो फायदा वकील को मिलेगा जी, तो दोनों एक है, परंतु फाइल को आगे वाला भी ध्यान से देखेगा जी, लीगली देखेगा जी, और हाउ टू प्रेजेंट द केस, जी, ये डिपेंड करता है एडवोकेट। अच्छा, पुलिस और वकील एक दूसरे के दोस्त हैं या फिर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी? न तो पुलिस और वकील दोस्त हैं जी, न प्रतिद्वंदी है, जी, हर केस पे डिपेंड करता है। जी, पुलिस से तालमेल रखने से फाइल जल्दी कोर्ट में आ जाए, जी, या कोई वकील नहीं हो तो जैसा कि आजकल कोर्ट मुंशी करते हैं, जी, अपने चहेते वकीलों को
प्रखंड दे देते हैं जी और उसमें जैसा कि आजकल कमीशन वाली बातें हैं जी जो नहीं कहना चाहिए, हम्म, परंतु मैं भरे मन से कहता हूँ जी कि बात सत्य है कि ये एक व्यापार हो गया है। जी आज की पुलिस प्रॉपर्टी डीलिंग ज्यादा कर रही है जी और उन्हें दूसरे कामों में व्यस्त ज्यादा है। आज नेताजी आ गए वहां चले गए, आज वहां गए वहां चले गए। जो वो काम है सुरक्षा का, जो काम है इन्वेस्टिगेशन का, जो काम है अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को वो काम तो नहीं है, वो धरा का दूसरे धरा काम नहीं देते। जी आदमी फरियादी वहां बैठा है, जी बड़ी विचित्र बात है। जी कैसा है, कल आना, हम्म, और किसी मुकदमे को टालना है तो एक परिवार दर्ज के चिट्ठी दे देंगे हम्म, क्या आपको तो परिवार दर्ज कर दिया, देख लेंगे बाद में। हम्म, तो ये अव्यवस्था, दोस्त भी नहीं है दुश्मन भी नहीं है, परंतु कई मायने में तालमेल इनका जरूरी है। जी हाँ सही बात तालमेल से तो काम चलता है, जी मुकदमे भी पेश हो जाते हैं, जमानतें भी हो जाती है, सजा भी हो जाती है, बरी भी हो जाते हैं। जी पर वो लोग पूरे सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू सब प्रकार के साइबर क्राइम है उसमें, ईच एंड एवरी केस हैव ए डिफरेंट सिचुएशन जी एंड डॉक्यूमेंट। जी पेपर पे जो आएगा उस पर न्याय होगा। जी अब एडवोकेट के एफर्ट्स पे डिपेंड है कि हाउ टू सेटिस्फाई द जज। जी एंड लेटेस्ट लॉ क्या है, जी आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ आपके मोबाइल पे है, यू वॉच देम एंड आर्ग्यू, जी तो उससे तो न्याय मिलेगा जल्दी। जी अब वो देखते तो कोई है नहीं, शाम को गए कोर्ट से घूमने चले गए, एफएस में चले गए, इधर चले गए, कई पार्टियां कर रहे हैं, शाम को आए 11:30 बजे रेडी होकर सो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जी वकालत में अगर एडवोकेट सही मायने में हाँ ईमानदारी से वकालत करे, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। नो टाइम, हम्म, इसीलिए कहते हैं एडवोकेट सोशल नहीं होता। जी कारण ये उसको टाइम ही नहीं मिलता, जी और अगर सोशल है तो तो एडवोकेट एडवोकेट नहीं। चलिए, तो राम साहब एक प्रश्न और आपसे जानना था कि भाई उदयपुर शहर की खुशनसीबी है कि आप यहाँ पर जन्मे हैं, यहाँ पर आपका कर्म भूमि है और आप राजस्थान बार काउंसिल के मेंबर का भी इस वर्ष आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक आम अधिवक्ता से, आम मतदाता से आज चैनल के माध्यम से अगर कोई अपील करना चाहें आप। इस चैनल के माध्यम से राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं से मैं निवेदन करता हूँ, राय देता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को ही ये अधिकार है कि वो एडवोकेट को सनद देती है जी और अधिवक्ता की एकता, अधिवक्ता हित, अधिवक्ताओं के अधिकारों का सुरक्षा सभी बार काउंसिल के तहत निश्चित है। तो बार काउंसिल में पूरे राजस्थान में 25 मेंबर चुने जाते हैं जी उनमें से बाद में जाकर के चेयरमैन, को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कमेटियां होती है। अभी जैसे मैं वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो अभी 8 तारीखों में ऑल ओवर राजस्थान के अधिवक्ताओं को 2,80,00,000 रुपए दे के आए उनके राइट के हिसाब से। जो एडवोकेट वेलफेयर एक्ट का सदस्य है, जी मेंबर है, जी चाहे डेथ पे मिनिमम 5 लाख, अच्छा और उसकी लाइफ, उसमें लाइफ कितनी है वेलफेयर एक्ट में, उसके हिसाब से पैसे बढ़ते जाते हैं। जी तो अभी मैंने बहुत सीनियर एडवोकेट थी सुशीला जी कोठारी, उनको मैं 8,90,000 रुपए दिए मैंने। जी मैं तो क्या दूं, वेलफेयर नहीं दिए, हाँ मैं तो मांगता हूं। तो ऑल ओवर राजस्थान में भी कम से कम रिटायरमेंट, डेथ केस, एस ग्रेशिया मतलब इंजर्ड, सीरियस इलनेस, कैंसर, इस प्रकार के हैं तो उनको ये पैसे मिलते हैं वेलफेयर एक्ट के तहत। जी तो उनसे पहले हम 17,900 रुपये लाइफ टाइम भी लेते थे, जी अभी पैसे बढ़ाए, हमने पहले मिलते थे 2 लाख, फिर 2.5 लाख किए, जी और अब हमने इस टेन्योर में मिनिमम 5 लाख रुपए, जो मैक्सिमम जाके 15 लाख में जाते हैं। जी ये हमारी इस कार्यकाल की है। और जो एक्स ग्रेशिया में 1 लाख मिलता था, जी मतलब एक्स ग्रेशिया मतलब सीरियस इलनेस में, वो 2 लाख कर दिए, जी ठीक है ना। और रिटायरमेंट पहले नहीं था, रिटायरमेंट हमने चालू किया। एडवोकेट पेंशन योजना भी लागू करने की स्थिति में, जी और एडवोकेट की सुरक्षा के लिए
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की पूरी तैयारी करके गवर्नमेंट को दे दी है। जी अब गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर रही है। जी हमने सब विधान बना करके दे दिया है, जी सब लॉ बना के दे दिया है। जिस प्रकार से जुडिशरी अपना प्रोटेक्शन एक्ट है, मेडिकल वालों के है तो एडवोकेट के लिए प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं है? जी वो प्रोटेक्शन एक्ट भी हमने चालू कर दिया जी। है। तो एडवोकेट को जहां से फायदा मिल जाए, पूरी सुरक्षा करने के लिए बार काउंसिल है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी और नौकरी के बाद भी वो किसी पर निर्भर न रहे, उसकी पूरी व्यवस्था आपने कर रखी है। वैसे हमारी भी शुभकामना है कि आप को चेयरमैन से जल्दी चेयरमैन बने और उदयपुर की जो एक अधूरी मांग है उसे आप जरूर पूर्ण करें हाईकोर्ट बेंच की। जो हाईकोर्ट बेंच के लिए मैं सतत प्रयास हूँ। अलबेला द अलबेला शो में जी आपने मुझे बुलाया, जी आपने मेरी पूरी बात सुनी, जी मेरे जीवन की जो सभी बातें मैंने आपके समक्ष रखी, जी और जो मैं चाहता हूँ गरीब के लिए क्या कर सकते हैं, जी और जो एडवोकेट का चाहे क्या करना जा सकता है वो सभी बताई। इसके लिए मैं आपसे हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूँ कि आपका ये जो चैनल है जी बहुत जल्दी ऊंचाइयों को प्राप्त करे। जी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी। जय भारत, जय राजस्थान, जय एकलिंगनाथ। जी। तो आप सभी को ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि अधिवक्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ा नाम इस उदयपुर शहर में, अगर मेवाड़ रत्न का खिताब भी अगर देवें राव साहब को तो वो कम होगा, क्योंकि मेवाड़ की धरा पर इन्होंने जो एक न्याय के पर्याय बनकर यहाँ पर काम करा है। अगर वाकई में कोई आम व्यक्ति उदयपुर शहर का भी अगर टॉप 2-3 वकीलों के बारे में बात करता है तो उसमें राव साहब का नाम जरूर शुमार होता है। ऐसे व्यक्ति राजस्थान लेवल पर राजस्थान बार काउंसिल में उदयपुर का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तीसरे ऐसे वकील हैं जो उदयपुर की धरा से वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मौजूदा समय में। अभी आगामी चुनाव में अधिक से अधिक इनको मत देकर विजय यहाँ पर बनाए, ऐसी हमारे भी चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं से अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।